धमाकेदार जीएसटी आने के बाद E20 के पंगे के बाद आ गया 2026 और आ रही हैं 1-2 नहीं 30 से ज्यादा गाड़ियां। हाँ, कुछ ऐसा ही धमाल होने वाला है। शायद यह 2026 ऐसा साल होगा जिसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां लॉन्च होने वाली है, वरना इंडियन मार्केट में 15 या 20 ही तो आती थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 2026 में आने वाली लगभग सभी गाड़ियों की लिस्ट के साथ विवेक सैनी। विवेक, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और 2026 आ रहा है तो एक एक कंपनी से शुरू करते हैं हम और समझ सकते हैं कि किस गाड़ी को कब लॉन्च होना है और लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि उन्हें कब तक इंतजार करना चाहिए कि वो गाड़ी कब आ रही है। हाँ, इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत चेंज नहीं आएगा, यानी जमीन आसमान का फर्क नहीं मिलेगा। आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। क्या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं? एक बार सब्सक्राइब करके देखें, क्या पता आपके हाथ से कोई अच्छी इंफॉर्मेशन कभी भी मिस ना होने पाए। आपका 2026 में कार खरीदने का प्लान है तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करें पहले रेनो से। रेनो एज अ ब्रांड तो सर हम बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट को देखने के लिए, जो कि डस्टर है। और सर देखो, ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट था या ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट था, वो देन ही रेनो की है। और द वर्स्ट पार्ट इज रेनो सबसे बाहर रहा है इस चीज से। मतलब एक बार उन्होंने एक पहली जनरेशन दे दी, उन्होंने दूसरी जनरेशन के बारे में सोचा नहीं, ना प्रॉपर टाइमली फेसलिफ्ट आए, ना टेरेंस हमने देखे उसके अंदर की पावर ट्रेन चेंज हो गया हो। तो ये गलती जरूर करी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस सेगमेंट में आज भी हीट और कंपटीशन सबसे ज्यादा है। लोग कोशिश यही करते हैं कि मिड साइज एसयूवी उठाओ जो रिलायबिलिटी भी है देते हैं और अर्बन एसयूवीज भी होती हैं। तो रेनो डस्टर वुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट उनके तरफ से, और जिसका ऑन द बिहाफ ऑफ निसान अपना वर्जन लेके आएगी जिसका नाम टेक्टोन यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट लाइकली सर ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो दोनों रेनो एज वेल एज निसान फैनबॉय वेट कर रहे हैं, एंड एक 1.3 लीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे। सेफ्टी के बारे में आप ज्ञान दे सकते हैं, बताइए सर। एक्चुअल में जिस प्लेटफॉर्म पर डिजाइन हुई है CMF प्लेटफॉर्म है और ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, इस पर आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा डिजाइन प्लेटफॉर्म है। सेफ्टी बहुत अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं लाता है, लेकिन अनसेफ कहना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि गाड़ी की ऊंचाई है, ऊंचाई होने की वजह से गाड़ी क्रैश टेस्ट रेटिंग में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में डस्टर की उम्मीद जो है वो ये है कि अक्टूबर मंथ के आसपास, दिवाली के समय इसे लॉन्च किया जाएगा और 1 से 2 महीने बाद निसान अपनी टेक्टोन लॉन्च करेगा। क्योंकि एक्चुअली यह गाड़ी रेनो जो कि डेचिया उसका ब्रांड है, तो अब डेचिया का ब्रांड है, ऑनरशिप रेनो के पास है, तो डेफिनेटली निसान को तो तैयार करना पड़ेगा कि पहले पारी में बल्ला रेनो का चलेगा और उसके बाद निसान। और रेनो की तरफ से दिवाली से ठीक पहले लॉन्च। लेकिन सर एक चीज जहां पर रेनो की जगह निसान बाजी मार जाएगी वो होगी ट्राइबर का निसान वर्जन। तो वो आप रेनो से पहले आप देखोगे लॉन्च होते हुए कोई भी उनके पोर्टफोलियो। रेनो तो इसी साल दे चुका है, करेक्ट, ट्राइबर का नया अपडेट आप चला भी रहे हो इस समय जी। हाँ, तो अब वही सेम वर्जन निसान अपनी तरफ से लेके आएगा और होपफुली इसे मार्च से अप्रैल मंथ के बीच में हम देख पाएंगे, उम्मीद रखते हैं कि ये गाड़ी आएगी। अब रेनो के बाद चलें अगली गाड़ी की तरफ। सबसे बड़ा OEM सर इंडिया का, हाय हाय मारुति सुजुकी। चलो सीधी सी बात, हाँ उसके पास भी एक प्रोडक्ट कंप्लीटली नया है और नाम तो उसका हौसला है, लेकिन इंडिया में कुछ नए नाम से आएगी वो। अब उसका नया नाम क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में इग्निस का रिप्लेसमेंट होगा। इग्निस की जगह इसको पोजीशन किया जाएगा और ये सेगमेंट बहुत अच्छा सेगमेंट है, तो ये एक नया प्रोडक्ट है। अब इसके बाद फेसलिफ्ट है। देखो सर ये तो आप सही कह रहे हो, और एक प्रोडक्ट और जो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट है दैट वुड बी कमिंग दिस ईयर। और फ्रॉन्क्स एक्चुअली में एक इतना स्वीटली स्पॉटेड प्रोडक्ट है कि वो नेक्सॉन की सेल्स भी खाता है। बलिनो की तरफ जो जा रहा है वो भी खाता है। 50-60 हजार रुपए और डालता है आदमी और फ्रॉन्क्स लेके आता है। तो उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली जो ये नए पावर ट्रेन सब आए हैं 1.23 सिलेंडर, ये अब आप देखोगे जितनी भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है मारुति सुजुकी उसके अंदर ये पेनिट्रेट होगा। और एंड देयर आर चांसेस कि आप इसको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में भी देख लें, या फॉर दैट मैटर 1.0 बूस्टर जेट जो जापानीज बोलते हैं या मारुति सुजुकी जो बोलती है, उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हो, जो अभी फिलहाल जिस टर्बोचार्ज इंजन को लेके आते हैं फ्रॉन्क्स के साथ में उसको रिप्लेस वो कर सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिड ऑल्सो सर।
और जो उनका पहले प्लान था जिसके बारे में पिछले साल बातें हो रही थी कि सीरीज हाइब्रिड आएगा, वो शायद उन्होंने डिच किया है, ऐसे कुछ हिंट है। वो डिच करेगा। और सर एक चीज और एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ब्रेजा के ऊपर जो 40% का टैक्स स्लैब है वो रिड्यूस हो गया, आप इस इंजन को वहां पर प्लेस होते हुए भी देख सकते हो, जो नो डाउट उसकी एफिशिएंसी और फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं उस पर तो इजाफा लेके आएगा, बट प्राइस भी हो सकता है कि कंसिडरेबल हो जाए, क्योंकि अभी हल्का सा ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। हालांकि मारुति सुजुकी ने उसको स्वीटली बैलेंस किया हुआ है, बट फिर भी वो जो 40% के स्लैब से वो हटना चाहते हैं और प्रॉफिट ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि वो इंजन जो हाइब्रिड के साथ में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इसके अंदर भी आता हुआ नजर आए। इसके अलावा सर बलिनो तो है ही सबकी फेवरेट, उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है, उसमें भी कुछ नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। तो ये सारी गाड़ियां जो है ये मारुति सुजुकी की तरफ से 2026 में मिलेगा आपको। महिंद्रा में क्या मिलने वाला है सर? हाँ, महिंद्रा के पास तो बहुत बड़ा पिटारा है। एक वो पिटारा जिसे हम बोलेरो कह के बुला रहे थे, उसका नया नाम होगा, नए नाम से वो गाड़ी आएगी और वो गाड़ी होपफुली 2026 के सेकेंड हाफ, वो जो 15 अगस्त जब होता है ना उस समय दी जाएगी और ये नए नाम से आएगी। इसका नाम बोलेरो नहीं होगा, कुछ और नाम होगा। ये होगी 5 सीटर और ये काफ़ी कुछ वैसे ही रगड़ बढ़िया डिजाइन वाली डिफेंडर लुक वाली गाड़ी मिलेगी, जैसा कुछ लुक जो है वो विजन एस था ना, बिल्कुल वैसा देखने को मिलेगा आपको बाहर से। यानी क्रेटा, डस्टर और जो विटारा और विक्टोरस, एलिवेट, इस मैदान में महिंद्रा की ये पहली एंट्री। अच्छा अमित सर, इस मैदान में एक चीज और नहीं है, एंड दैट इज अ रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन, जो महिंद्रा बाजी मार सकता है इफ दे कम अप विद अ रियर व्हील ड्राइव विद अ लेडर ऑन फ्रेम चेसी। हाँ, चांसेस हैं। तो रियर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, अभी काफी टाइम है, क्योंकि गाड़ी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन महिंद्रा ने आउट की है। वो सिर्फ रोड पे टेस्ट होती देखी जा रही है, बाकी कुछ भी बड़ा हाथ लगा नहीं। अभी भी जो स्पाई करने वाले लोग थे उनके हाथ भी कुछ बड़ा नहीं लगा, सब तुक्कों के साथ जी रहे हैं। तो हम भी उसी के साथ रहते हैं कि अभी स्कॉर्पियो एन उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला है। स्कॉर्पियो एन के साथ 360 कैमरे और कुछ इंटीरियर के डिजाइन एलिमेंट चेंज होंगे, नया म्यूजिक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा। और सुनने में आया कि सारी एचडी डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं वो लोग, वो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल इंजन ऑप्शन यही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी एक माइनर सा फेसलिफ्ट होगा जिससे कि एक नई लाइफ मिल जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रिक भी आ रही है, एक इलेक्ट्रिक XEV7E गाइस, ये दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड आउट ऑफ XUV 700, वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा, बट इसका ईवी वर्जन होगा। और ये जो ईवी वर्जन है वही आप ट्रिपल डिस्प्ले वहां यहाँ पर भी देख सकते हैं। कुछ वो डिजाइन एलिमेंट्स जो 700 में हैं, जो उसका फेसलिफ्ट अभी आप अगले महीने या हो सकता है उससे अगले महीने देखें, उसके ऊपर बेस कुछ जो डिजाइन एलिमेंट्स आप वहां पर देखेंगे, कॉस्मेटिकली मोस्ट लाइकली वैसी सी ही रहेगी, लेकिन ये 5 सीटर होगी विद 5 डोर ऑप्शन। तो देयर वोंट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 7 सीट एज ऑफ नाउ। क्या कहते हो अमित सर? देखो, देना तो चाहिए, गाड़ी का साइज अच्छा है तो 7 सीटर देने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी 7 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में केवल 2 ही हैं, एक तो है क्लाविस ईवी और दूसरा है BYD E-MAX 7। करेक्ट। तो ये 2 ही गाड़ियां हैं। तो जब 2 गाड़ी की जगह एक तीसरी गाड़ी का ऑप्शन मिलता है तो, और वो भी महिंद्रा द्वारा, तो डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट बनेगा और महिंद्रा शायद ये सेगमेंट इसी बहाने बढ़ेगा आगे। और ये गाड़ी जहां तक मेरा अनुमान है कि फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च की जा सकती है 2026 के। लेकिन हम इसके टफ राइवलरी, इस सेगमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ, दैट इज टाटा। तो टाटा और महिंद्रा हमेशा एक ही नाव में सवार से रहते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। जो आपकी फेवरेट गाड़ी है जिसने कुछ 30-35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है एज पर मिनी पब्लिकेशन हाउसेस, उनमें से है पंच फेसलिफ्ट, वो आने वाली है। देखो बहुत ज्यादा चेंजेस आप इसमें नजर नहीं आएंगे, आपको पावर ट्रेन्स वगैरह चेंज नजर नहीं आएगा, आपको कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे नजर आएंगे। जो नई डिजाइन फिलॉसफी है, सिग्नेचर स्टाइल है टाटा का, वो आप यहाँ पर देखोगे। कनेक्टिंग पीछे की जो है वो टेल लाइट सेटअप आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देख सकते हो। मुझे लगता नहीं कि ये कनेक्टिंग दे रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कि अपनी स्टाइल वही रखेंगे, कनेक्टिंग नहीं होगी पीछे। और जो स्पाई शॉट है वो भी थोड़ा ऐसे ही हिंट कुछ कर रहे हैं कि कनेक्टिंग की जगह इनका फोकस जो है वो फ्रंट फेस को बदलने पर ज्यादा है। और वो फेस वैसा कुछ होगा जैसा कि पंच ईवी का है, लगभग कुछ वैसा है, थोड़ा सा ट्विक चेंज है। और इंटीरियर में बहुत चेंजेस है, मतलब कंप्लीटली डैशबोर्ड, सीटें बदल रहे हैं, ये ऊपर की रूफ लाइनिंग बदल रहे हैं, कई और नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। मतलब फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसे बहुत सारे फीचर्स जुड़ने वाले हैं जिनमें 360 कैमरे की उम्मीद है। और
बड़ा टच स्क्रीन 10 इंच का, वो भी पंच के साथ अब आने वाला है। तो चीज़ें बहुत सारी बदलने वाली है, लेकिन पंची क्यों, नेक्सॉन तो अभी तो है खेल। नेक्सॉन जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सब 4 मीटर एसयूवी है, कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवी है, वो यहाँ पर जो है उसके नई फेसलिफ्ट अंदाज आप देखोगे, कॉस्मेटिकली बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी बदलाव आएंगे, नई स्क्रीन आने के चांसेस हैं, और अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखोगे, जो ओवरऑल इसको एक कंप्लीट पैकेज सा बनाएगी, एंड ज़्यादा बखूबी अब ये जो है वो compete कर पाएगी इस सेगमेंट में आने वाली फ्रेश एंट्रीज, जिनमें से काइलैक एक ऑप्शन है, या आप देखो Hyundai वेन्यू एक ऑप्शन है जो आएगा अभी फेसलिफ्ट के साथ में, तब ये बेहतरीन compete करेगी। तो नए हो जाएंगे सर, हालांकि पावर ट्रेन विल रिमेन सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चीज है कि एक्चुअली टाटा अपने नेक्सॉन के नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहा है। तो जब तक वो आएगी उससे पहले एक फेसलिफ्ट देके एक अपने सेगमेंट को जवान बना रखने की कोशिश है टाटा की तरफ से। और इसके बाद सियरा ईवी भी तो आ रही है। बिल्कुल सर, सियरा ईवी के बारे में मैं और अमित सर इस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि लॉन्च वो होएगी केवल और केवल एक ही फ्यूल टाइप के साथ में, तो आपको पेट्रोल डीजल ये दोनों तो मिलेंगे, बट देयर वोंट बी एन इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक अगले साल के लिए जो है वो रिजर्व रखी गई है। अब एक ही साल में पूरा पिटारा खोल देंगे, तो कैसे धीरे धीरे करके जो है वो आपको नए अपडेट्स देते रहेंगे। तो सियरा ईवी आने के बहुत चांसेस हैं। रेंज एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 400 से 500 के आसपास टाटा क्लेम करे, हालांकि वो क्लेम ज्यादा करते हैं और रियल लाइफ थोड़े कम ही रहते हैं टाटा की रेंजेस, बट definitely Sierra is a worthy upgrade for those people who are looking for Creta EV। E-Vitara भी जब तक जो है वो लॉन्च हो जाएगी, वो एंड विनफास्ट VF6, ये तीनों ही कंटेंडर इस गाड़ी के जो है वो यहाँ पर रहेंगे। एंड इनफैक्ट विंडसर प्रो सर, हाँ कह सकते हैं विंडसर प्रो भी लगभग सेम साइज की गाड़ी है, तो वो भी अपना जलवा छोड़ेगी नहीं आसानी से। और लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये कि सियरा ईवी की मेन पहचान उसका स्टाइलिश डिजाइन है, और शायद वो इस डिजाइन के साथ साथ टाटा का जो अब इतने सालों में उसने अपनी ईवी बना कर थोड़ी महारत हासिल कर ली है, सबसे ज्यादा ईवी बेचता है इंडिया में, वो उसका फायदा उसे मिलेगा। और उम्मीद है मुझे एक 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा, और एक उससे ऊपर लगभग 71 किलोवाट आवर के आसपास का बैटरी पैक के साथ आएगा। 71 तो 500 किलोमीटर दे सकता है रेंज, लेकिन हाँ इससे तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। 370-380 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ 3 स्क्रीन मिल रही है, तो टोटल सियरा मतलब एक अच्छा पैकेज बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में इस सेगमेंट वाइज, क्योंकि विनफास्ट के पास सिर्फ सिंगल स्क्रीन है, क्रेटा के पास 2 स्क्रीन ऑप्शन है, और आप अगर ई विटारा के साथ जाएंगे तो वहाँ भी 2 ही स्क्रीन का ऑप्शन है। यही इकलौती गाड़ी होगी जो कि 3 स्क्रीन के साथ होगी। लेकिन महिंद्रा ओहो 7 वो भी लाइन में लगी हुई है। अच्छा देखो सर, स्टीरियोटाइप अगर किसी OEM को ब्रेक करना आता है, वो आता है MG के। उन्होंने स्टीरियोटाइप जो है इंटरनेट इनसाइड के साथ में लेके आए, फिर सारी OEM जो है वो लगातार देती चलेगी। उन्होंने प्राइस काफी अच्छा रखा। यही हुआ जब उन्होंने एक मास मार्केट प्रोडक्ट को, यानी कि विंडसर के साथ में ईवी को लेके आया, जो सबको लग रहा था ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। लेकिन अब प्लग इन हाइब्रिड सर इन दिस सेगमेंट जो नहीं कोई भी ऑफर कर रहा है, दैट वुड बी MG M5। आपके क्या इनपुट्स है? हम तो उस गाड़ी को देख के आए हैं थाईलैंड में। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी जहाँ देखने में बड़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश पैकेज है, और प्लग इन हाइब्रिड इंडिया की शायद ये पहली प्लग इन हाइब्रिड होगी ऑफिशियली। मतलब वैसे तो मर्सिडीज भी देता है, लेकिन एक इंडिया में ही तैयार की हुई प्लग इन हाइब्रिड ये MG प्लान कर रहा है। और मेरी जब उनके डिप्टी MD से मुलाकात हुई थी अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा था कि वो इस पे काम कर रहे हैं और हम अगले साल इसे लॉन्च करेंगे। तो 2026 की बकेट लिस्ट में ये भी शामिल है। लेकिन एक गाड़ी है जो आप भी देख चुके हो, दिखा चुके हो, वो भी तो MG ला रहा है, कहते हैं उसे मैजेस्टर। सॉरी ग्लॉस्टर, नहीं मैजेस्टर, चलो जाने देते हैं। अच्छा, इस वीडियो को जब हम शूट कर रहे थे मैजेस्टर की, तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी कि आपको ग्लॉस्टर फेसलिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहना है कि ग्लॉस्टर की एक फेसलिफ्ट अवतार है, तो कोई बात नहीं, इट इज ब्रांड नेम्ड एज मैजेस्टर, तो हम मैजेस्टर ही बोलेंगे। हालांकि ये एक अपग्रेडेड ग्लॉस्टर ही होगी। ग्लॉस्टर विल स्टिल रिमेन इन द पाइपलाइन, और वो जो है वो आपको नॉर्मल MG के शोरूम पे नजर आएगी। उम्मीद ये है कि ये आपको MG सेलेक्ट कप के ऊपर जो है वो लॉन्च होती हुई नजर आए, थोड़ी प्रीमियम इसको जो है वो प्लेस करेंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी उनके पास 9 करके है, करेक्ट, तो वो उनके पास ऑलरेडी है, जो से वो ऑलरेडी सेलेक्ट के थ्रू ही दिखा रहे थे। तो मैजेस्टर को वो यहीं रखेंगे, और वहाँ पे एक और दूसरी गाड़ी का प्लान है उनका, जो एक बेहतरीन प्लग इन टाइप की हाइब्रिड होगी, और वो जाएगी वहाँ पर। लेकिन अभी उसके बारे में
ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, ये काफ़ी अच्छी साइज़ की है। चलो सर, हम बहुत अभी 50-60 लाख की गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, अब सीधा ड्रॉप करते हैं ना 7-8 लाख की गाड़ी पे। Hyundai कैप्सर का एक और वर्जन या उस तरीके की गाड़ी जो है वो Hyundai प्लान कर रहा है फॉर दिस सेगमेंट, जहां पर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं कर रही है, बट हो सकता है कि इट कुड बी अ रिप्लेसमेंट, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करे। उसके साथ साथ कैस्पर का जो दूसरा नेम ब्रांड जो है वो लॉन्च करने को तैयार है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि स्पेशली फॉर द पावर ट्रेन्स, एक नॉर्मल पावर ट्रेन जो 1.2 लीटर है, उनका पास बहुत अच्छा पावर ट्रेन है, कापा इंजन 1.2 लीटर का, वो इंजन वहाँ पे बिल्कुल फिट रहेगा। और ये इंजन फ्यूचर प्रूफ भी है, यानी इसको बड़े अपग्रेड की जरूरत नहीं है। माइनर से ट्विक के साथ ये अगले मतलब नॉर्म्स को भी पूरा कर लेगा, तो मेरे अंदाज वो इसी इंजन के साथ जाएंगे। और ये गाड़ी एक्चुअली देखा जाए तो इग्निस सेगमेंट जो है ना, वहाँ पे फिट होगी। यानी गाड़ी तो छोटी साइज की है, जहाँ एक्स्ट्रा इग्निस फ्रंट या फिर पंच मौजूद है, बिल्कुल उसी जगह पे स्वीटली स्पॉट हो जाएगी। यानी मिनी एसयूवी से नीचे होगी, लेकिन अपना एसयूवी वाला स्टांस के साथ आएगी। अब इसका नामकरण तो अभी नहीं हुआ है, और इंडिया वर्जन का क्या नेम होगा ये कहना अभी जल्दबाजी है। देखो सर, Hyundai अगले साल के लिए तैयार है i20 फेसलिफ्ट को लेके भी, उसके ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। एंड हमने भले ही बहुत ज़्यादा प्यार अभी हाल फिलहाल में i20 को नहीं दिया हो, बट दैट इज़ एन अंडररेटेड प्रोडक्ट अभी फिलहाल के तौर पे। आप देखो, एक अच्छा इंजन होना, उसके साथ भी डिसेंट नंबर करना, एक अच्छा ट्रांसमिशन होना, ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आती हैं जहाँ पर इस सेगमेंट में धीरे धीरे करके जो है वो डिल्यूजन होता आ रहा है। Hyundai को एसयूवी ने जो मार्केट पकड़ा है ना कसके, उसने हैचबैक को खत्म किया है इंडियन बाजार से। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो 2022 तक ये गाड़ी टॉप 10 में होती थी। तो टॉप 10 में होना नॉट ए इजी टास्क। अगर एक गाड़ी प्रीमियम हैचबैक टॉप 10 में है तो खास बात है, और ये टॉप 10 की भी मतलब टॉप 5 में बनी रहती थी। तो लेकिन हाँ, समय बदला, ट्रेंड बदला, लोगों की लाइकिंग बदली, फैशन बदल गया एसयूवीज का, तो उस दौर में ये थोड़ी पिछड़ गई है। तो अब एक नया फ्रेश लुक आने के साथ हो सकता है कि Hyundai को अब वापस गेन करने का मौका मिले। जो उसकी सेकंड पोजीशन के लिए टाटा महिंद्रा ने उसे धक्के देने शुरू कर दिए, वो वापस उससे चाहिए। और वापस चाहिए, इसीलिए तो वो अपने एक ऐसी एसयूवी जो सी सेगमेंट, सी प्लस सेगमेंट आप समझे, उसमें आती है ट्यूसॉन, उसका फेसलिफ्ट भी लेके आने के लिए तैयार है। ये गाड़ी एक पोटेंशियल थी, और इसीलिए हमने 2 साल पहले इसको कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था Hyundai ट्यूसॉन को। ये गाड़ी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड अगेन, जिस सेगमेंट में ये प्लेस की गई है ना, वहाँ पर जनरली लोग जो है वो कंसिडर कर लेते हैं 7 सीटर को, इनोवा हाई क्रॉस जैसे प्रोडक्ट को, या फॉर दैट मैटर मेरिडियन जैसे प्रोडक्ट को। टाइमली अपग्रेड इज व्हाट Hyundai एवरी टाइम डज, और इस बार भी वो एक और शायद मेन ट्यूसॉन अब जो नई आएगी उसमें हाइब्रिड के आने के चांसेस है, और इसी के साथ Hyundai की पहली हाइब्रिड एंट्री होगी इंडिया में। और उसका सिस्टर कंसर्न किया सेल्टॉस, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट। तो हम किया सेल्टॉस नई जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं सर, उसके आने के चांसेस भी 2026 में है, और ये एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट रहेगा। सेल्टॉस किया के लिए एक मास्टर स्ट्रोक रही है, और आने वाले टाइम में जब आप नई जनरेशन एक्चुअली क्रेटा से पहले दे दोगे तो ये मास्टर स्ट्रोक बनी रहेगी। नई जनरेशन आने से हो सकता है कि आप 1000-1500 यूनिट्स एक्स्ट्रा देखो इसकी सेल्स में। बिल्कुल, एक और रीजन भी है, क्योंकि सेल्टॉस अपना चार्म खोने इसलिए लगी क्योंकि अब वो डिजाइन जो इस समय बहुत बेहतरीन मानी जाती थी, अब उसको कंपटीशन मिलने लगा। तो नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत थी, और Hyundai किया ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा अच्छे से लाता है, सही टाइम पे लाता है। इसलिए अब ये 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च कर दिया। हो सकता है जनवरी या फरवरी में ही इसकी लॉन्चिंग मिल जाए, और जैसे ही लॉन्च होगी वैसे ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये अपने सेगमेंट में वापस से जगह पकड़ेगी, जो इसने ग्रैंड विटारा, विक्टोरस, एलिवेट के आने के बाद थोड़ी कम हुई थी। शायद ये वापस आ जाएगी। वापस काश सिरोस भी आया थी, बट हम सिरोस ईवी के बारे में बात करते हैं। तो सिरोस ईवी वुड बी अ प्रोडक्ट जो उनका इलेक्ट्रिक का वर्जन होगा अगले साल, और इसके अंदर सर वही पावर ट्रेन, वही पावर बैंक
जिसे हम कहते हैं बैटरी, वो 42 किलोवाट की जो हमने हाँ, कैरेंस के अंदर देखी है, हाँ, उम्मीद है और कि दूसरी भाई एक और चीज है, इनके पास जो बैटरी पैक है वो NIMH बैटरी पैक है। हाँ। NIMH बैटरी का सबसे बड़ा एक खासियत क्या होती है, उसकी रेंज डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। वो लिथियम आयन फास्फेट की तरह नहीं होती है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा निकल के आती है। तो अगर आप 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लेके चल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 400 किलोमीटर की रेंज सीरोस के साथ बड़ी आसानी से दे, और 420 मिल जाए तो कोई ताजी की बात नहीं, क्योंकि इसका 10 किलोमीटर का रेंज देता है 1 किलोवाट। ये हमने हमेशा नोटिस किया है। और सीरोस का तो वजन भी कम है, साइज भी कम है, इसलिए इसके साथ बहुत अच्छे रेंज की उम्मीद है, और पावर तो है ही जबरदस्त। तो मुझे लगता है कि सीरोस को रियली लाइफ लाइन मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इतना पोलराइज नहीं है जितने कि आइस इंजन वाले पोलराइज हैं। तो मुझे लगता है सीरोस ईवी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी कंपेरेटिवली आइस के। पोलराइजेशन की अगर बात उठी है तो फिर हम VF V3 के बारे में बात कर लेते हैं। विन फास्ट, इस गाड़ी को आपने भी देखा है, करेक्ट। मैंने भी देखा है, और मैंने 2 बार देखा है। एक बार इंडिया के बाहर देखा है और एक बार इंडिया में देखा है, और दोनों बार गाड़ी बदली है। फिर उसके बाद हमने इस गाड़ी को देखा वियतनाम में, और वहाँ देख के हमें लगा कि इसमें कुछ चेंजेस चल रहे हैं। मुझे वहाँ से इनपुट्स कुछ बेटर जगह से निकल के आए हैं कि अब VF3 वो वाली VF3 नहीं लॉन्च होगी जो दिखाई गई थी, ये बिल्कुल बदली हुई होगी। इसके फीचर्स, बैटरी पैक सब बदल जाएंगे, लाइटिंग भी थोड़ी बदल जाएगी, और ये ज़्यादा इंडियनाइज हो जाएगी। यानी हम इंडियंस के लिए एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया आ सकती है, जो कि 24 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ होगी, और लगभग 200 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज देगी, और एक बेहतरीन सिटी कम्यूटर बनेगी। एक और ब्रांड सर जो अपनी ईवी के ऊपर काम कर रहा है और उन्होंने अनाउंस भी किया था, दैट इज होंडा एलिवेट के ऊपर बेस जो है वो एक ईवी लॉन्च करने के प्लान में है 2026 में। अब वो क्या होगा, क्योंकि इनकी कुछ हिस्ट्री ऐसा बहुत ज़्यादा इंडिया में तो स्पेशली नहीं रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कि हम थोड़ा बता सकें, जैसे हमने सिरोस ईवी के केस में जज कर लिया था कि क्या बैटरी पैक हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, 50 किलोवाट आवर के आसपास या 60 किलोवाट आवर के आसपास जो है बैटरी पैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ मिनिमल रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स उसके आसपास? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिस्ट्री नहीं रही है। उन्होंने जैज इलेक्ट्रिक को टेस्ट किया था, जिसका नाम फिट था वर्ल्ड वाइड, कैंसिल हो गया, अच्छा ही है, क्योंकि जैज शायद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती जो अब है। मैं जापान मोबिलिटी शो अटेंड करने जापान जा रहा हूँ, और वहाँ मुझे होंडा की ये गाड़ी शायद देखने को मिल जाए, और फिर हम शेयर कर सकें कि लगभग कैसी होगी और किस तरह के फीचर्स के साथ में आएगी। सर द नेक्स्ट ब्रांड इज स्कोडा एंड दे वुड बी कमिंग अप विद कुशाक एज वेल एज स्लाविया। इन दोनों के फेसलिफ्ट वैसे भी ड्यू हैं, और काफ़ी टाइम से लगता भी है अंदर के इंटीरियर्स फेसलिफ्ट वगैरह देखे कि अब सच में रिफ्रेश होने की ज़रूरत है इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को। तो हम ज़्यादा फीचर्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पावर ट्रेन्स, ड्राइव ट्रेन्स विल रिमेन सेम, उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव आएगा नहीं। कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस आप कुशाक काइलैक के लाइट्स में या रियर में जो है वो देख पाओगे। एक्चुअल में कुशाक काइलैक के साथ, कुशाक और टाइगुन के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो उसका साइज था। थी तो वो मिड साइज SUV 4.3 मीटर 4.2 मीटर, लेकिन उसमें भीतर जगह कम थी, और शायद इस वजह से ही कुशाक के नंबर्स वो नहीं आए। अगर थोड़ी ऊंची तगड़ी, थोड़ी और ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी होती है तो इसको और ज़्यादा सक्सेस मिल जाती। और ये डिजाइनिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि जर्मन्स को लगता है कि कार जितनी बेहतरीन एरोडायनामिक बने, जितनी छोटी कॉम्पैक्ट बने, उतना ज़्यादा बेहतर है। वो भूल जाते हैं इंडिया में फैमिली इंपॉर्टेंट है, और फैमिली को ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये इसी वजह से उनकी अधिकतर गाड़ियों के साथ थोड़े चैलेंजेस हैं। हालांकि वो तो बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि बॉडी शेल वही सेम रहेगा, लेकिन हाँ, वो फीचर्स दे के उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, और वो नए कस्टमर्स, नए ज़माने के कस्टमर्स ही स्कोडा वॉक्सवैगन की स्ट्रेंथ रहे हैं। और तो कुशाक भी आ रही है, और साथ में स्लाविया भी लगभग सेम फीचर्स के साथ, थोड़ा बदलाव के साथ लॉन्च की जाएगी। अभी फिलहाल तो आ रही है ऑक्टाविया RS, जो अभी बस कुछ ही दिनों में लॉन्च हो रही है। लिस्ट तो हमारी वैसे कंप्लीट हो गई है गाइस, और नहीं, ऐसा नहीं है, JSW के पास एक और बता है नया ब्रांड। और ऑब्वियसली जब आप किसी चाइनीज प्लेयर को इंडिया में आते हुए देखते हो तो वो एक JV के साथ में आते हैं, जॉइंट वेंचर के साथ में आते हैं। बताओ सर, डिटेल दो आप तो इस गाड़ी को। मैं ऑल्दो वैसे टिगो तो हम दोनों ने ही एक्सपीरियंस किए थाईलैंड में, और ये एक
क्रेटा राइवलरी कार रहेगी और इस गाड़ी को आप बहुत सारे मल्टीपल कलर ऑप्शंस में देखोगे। और हमने जो देखी थी वो सर लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, तो इसीलिए स्टेयरिंग वगैरह बहुत अच्छे से हम लोग जज भी कर पाए थे। क्वालिटी तो उन्होंने बहुत अच्छे से परसिस्ट की है। कौन सा प्रोडक्ट इनमें से जल्दी आएगा या दोनों एक ही साथ ही लॉन्च करेंगे? मुझे लगता है JSW, पहले ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन कर दिया है इंडियन मार्केट में। हम JSW सुनते ही एक कंपनी याद आती है, जबकि एक्चुअल में ये दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है उसका नाम JSW MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि MG के नाम से हम जानते हैं। दूसरी कंपनी है JSW मोटर्स लिमिटेड, ये एक नई कंपनी बनी है और इस कंपनी को सज्जन जिद्दल संभालते हैं, जबकि JSW MG मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संभालते हैं पार्थ जिंदल। तो ये एक अलग कंपनी है, वो अलग कंपनी, दोनों बाप बेटे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। इंडिया में चूंकि चाइनीज डायरेक्ट आ नहीं सकते, तो इन्होंने नया कॉन्सेप्ट पकड़ा है। वो कॉन्सेप्ट है लाइसेंसिंग का। ये चेरी के लाइसेंसिंग प्रोडक्ट को इंडिया में तैयार करेंगे और सबसे पहला प्रोडक्ट टिगो 8 और टिगो 7 प्रो, ये दो प्रोडक्ट पे ये काम कर रहे हैं और होपफुली यही दोनों गाड़ियां 2026 के बिल्कुल लास्ट में इंडिया में दी जा सकती हैं, वो भी मिनिमम असेंबलिंग पर्पज से, मतलब असेंबलिंग ही होगी इंडिया में। फिर उसके बाद गाड़ियां 2027-28 से वो कंप्लीटली लोकल मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन खड़ा कर रहा है। और जब चाइनीज प्लेयर एंटर करते हैं ना, तो बाकी सारे मार्केट में खलबली मचती है और उनको भी अपनी प्राइस डाउन करनी पड़ती है। और जब प्राइस बाकी डाउन करेंगे तो फायदा किसका है? हम इंडियंस का। अब तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, अब तो बस एक चीज बचा है, वो जो स्क्रीन पे है वो सब्सक्राइब कर लें तो। अरे हाँ, आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, क्या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं? एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, क्या पता आपके हाथ से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस ना होने पाए। आपका 2026 में कार खरीदने का प्लान है, तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उनके भी प्लान अगर कोई है तो वो समझ जाएं क्या आने वाला है और कब आने वाला है, ताकि उनकी परचेज लिस्ट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा फिट होगी। प्राइसिंग का अनुमान इसलिए नहीं दिया हमने क्योंकि हमें मालूम है ये गाड़ियाँ अभी बिल्कुल रेडी नहीं है, तो बहुत जल्दी ज़्यादा बातें हो नहीं सकती हैं। और प्राइसिंग तय करना वैसे भी कंपनी का काम है, हम तो सिर्फ बता देते हैं। हाँ, एक और चीज़, मौका लगे तो इंडिया रेव्स विवेक सैनी को वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए और उनके वीडियो भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। विवेक एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर है और उनका ओपिनियन एक अलग तरह का होता है, आपको रियली मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर लीजिएगा और देखते रहिए आस्क कार्गो को।